मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है और उसमें कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिससे आम जनता को और जो खास करके जो लेबर क्लास है जो इसका फ़ायदा उठाती है उसे और भी लाभ होगा। तो वो सब क्या है बातें, इसके बारे में आज एनडीए के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया प्रभारी मंत्री ब्रिजेश सिंह ने। तो सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के संबंध में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले अपने सभी पत्रकार साथियों का सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा नागर जी ने बताया कि आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ विधानसभा में मेरे सहयोगी विधायक जेवर के लोकप्रिय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष अभिषेक जी, विधान परिषद के सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल लोकदल के जिलाध्यक्ष जनार्दन बाटी जी और हमारे सुहेल देव भारत समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह जी, और कुछ ही देर में हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे हमारे दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नागर जी। आप सब जानते हैं कि सरकार की नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय समय पर बहुत से अधिनियमों में परिवर्तन पूर्व की सरकारों में भी होता रहा है और हमने भी अधिनियमों में बदलाव 2014 के बाद विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से किए हैं। उसी कड़ी में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन वीबीजी राम जी जिसको नाम दिया, 2047 में विकसित भारत की जो संकल्पना देश के प्रधानमंत्री के मन में है उसको लेकर के इसमें कुछ बदलाव किए गए। बहुत से लोगों ने कहा कि इस नियम का नाम, अधिनियम का नाम बदल करके पार्टी क्या संदेश देना चाहती है। पहली बात तो इस नियम का कोई भी नाम ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विपक्ष ने जोड़ के देखा है। सबसे पहले देश के अंदर 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नाम दिया गया ऐसे ही एक मिशन को। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया, और जब सोनिया मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 में आई तो 2004 में ये नरेगा थी और 2005 में इसे मनरेगा कर दिया गया। बहुत सी चीजों में इस अधिनियम के अंदर जो पूर्व की सरकारों ने बनाया था पारदर्शिता नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, भ्रष्टाचार एक बड़े स्तर पर इस अधिनियम के अंदर होता था। उन सब कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किए गए और जो इसकी पुरानी कमजोरियां थी उनको ज्यादा अच्छे ढंग से दूर करने का इसमें हम लोगों ने काम किया। गांव के अंदर प्रत्येक परिवार को मिलने वाला जो निश्चित रोजगार था 100 दिन, उसको हमने बढ़ा करके 125 दिन किया है, यानी कि 25% की रोजगार की बढ़ोतरी इस नियम के माध्यम से 125 दिन कर देने के बाद इसमें हुई है। और जिस समय किसान की खेतीहर किसान और खेतीहर मजदूरों की फसल कटने का समय होता था, उस समय गांव के अंदर मजदूर मिलने का संकट रहता था। उन 60 दिनों के काम के लिए उस प्रकार से आरक्षित किया गया है। यदि हम इसको पूरे को एनालिसिस करें तो ये काम 185 दिनों की गारंटी हमें देता है, और ये 185 दिन की गारंटी अब एक रूप से कानूनी रूप से तय मानक अधिकार बन गया है। इस
इसमें कार्यों की जो अनुमन्य श्रेणी थी उसमें 260 से बिखरे हुए अलग अलग ढंग के काम, हमने उनको 4 सेक्टर बना करके उसमें डिवाइड किया। उसमें जल सुरक्षा है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, आजीविका संपत्ति और एनवायरमेंट संरक्षण। किसानों के हित की भी हमने इसमें सुरक्षा की है। जैसे फसल बोने और काटने के प्रमुख मौसमों में साल में जो अधिकतम 60 दिन है, उस दौरान अन्य वीबीजी राम जी के कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाए, ताकि बुआई कटाई के लिए किसान को समस्या ना हो। और जब हम उन 60 दिनों को काटते हैं, लेकिन उस कृषि चक्र के संरचना के अनुसार उन 60 दिनों का अतिरिक्त रोजगार देने की गारंटी भी ये नया बिल प्रदान करता है। इसकी कोई टाइमलाइन नहीं थी पेमेंट फिक्स करने की, कोई उनके खातों में पेमेंट चला जाए। हमने 7 दिन के अंदर इसका भुगतान सुनिश्चित किया है, और अगर उनके भुगतान में देरी होती है तो उस पर सरकार ब्याज भी देगी। और यानी कि अगर उसको एक ढंग से देखा जाए तो जिस दिन उन 15 दिनों के अंदर जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको हम भत्ता भी देंगे। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एआई का प्रयोग, ताकि धोखाधड़ी की पहचान की जा सके, जीपीएस, मोबाइल ट्रैकिंग, इसका साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन, और इसका एक सोशल ऑडिट साल के अंदर कराना, इसकी अनिवार्यता किया गया है। अलग अलग स्टीयरिंग कमेटी सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे बनाई गई हैं। अगर आप देखें तो था वो केवल मनरेगा में, कोई अन्यथा नाले में किसी भी के ऊपर कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसकी जो मजदूरी का लेवल था वो केवल ये था कि गड्ढे खोदना और गड्ढे पाटना, इसके अलावा इसमें कोई और इसके अंदर काम नहीं था। हमने 4 अलग अलग सेक्टरों में इसको डिवाइड किया। वो अपने जल संचय के लिए कुछ काम करेंगे तो वो भी इसी में जोड़ा जाएगा। किसी सरोवर का अच्छे से वो उसको और अच्छे से करेंगे तो उसमें पिचिंग वर्क तक को भी इसी में लिया है। ऐसे और भी कई इसमें काम है। तो जो केवल गड्ढे खोदने और पाटने तक था, अब वो अलग अलग सेक्टरों में उसको वो किया गया है। सबसे ज़्यादा घोटाले अगर किसी चीज़ में हुए हैं सरकार की, पूर्व की सरकारों की तरफ से, तो वो इसी तरह के योजनाओं में हुए हैं। हमने वो सब घोटालों पे रोक के लिए इसका जो पेमेंट है वो भी डिजिटल किया है, और उसको भी डीबीटीएल के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खाते में ही वो सीधा जाएगा। ये एक ऐसा जिसमें हम जब बेरोजगारी भत्ता अब हम देने की बात कर रहे हैं तो वो सीधे उस व्यक्ति के खाते में जाने से 2 चीज़ों का लाभ होगा। एक तो उस परिवार को कोई बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। आप सबको ध्यान होगा कि जिस समय यूपीआई लॉन्च हुआ था, डिजिटल पेमेंट की बात प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर कर रहे थे, सदन चल रहा था, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने सदन के अंदर अपने उद्बोधन में ये कहा था कि क्या आप हर जगह इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पैदा करा पाएंगे क्या? कैसे एक सब्जी बेचने वाला, एक चाट का ठेला लगाने वाला डिजिटल पेमेंट कैसे कर पाएगा? आप और हम सब साधारण परिवारों से आते हैं। हमारे सब घर परिवार की महिलाएं सब्जियां भी लेने जाती हैं, और हम सब भी अपने परिवार के साथ चाट पकौड़ी के ठेलों के खाने भी जाते हैं। सब्जी बेचने वाला का भी जो वो तोलने वाला है उसके नीचे उसका QR कोड लगा रहता है, और उसी का आज प्रधानमंत्री जी की 2047 में ये भारत विकसित भारत बने और डिजिटल क्षेत्र में हम इतने सशक्त हों, उसी का परिणाम है कि आज कहीं किसी को उस यूपीआई पेमेंट में संकट नहीं, और आज डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये वीजी राम जी बिल हमारी सरकार लेके आई है। और जहां तक विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि हमने
मनरेगा रहते हुए भी हमने इसमें क्या क्या करने की कोशिश की। अब तक मनरेगा पे टोटल 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 11.74 लाख करोड़, जिसमें हमारी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। हमारा इस स्कीम के नाम को बदल के कुछ इसमें यह नहीं है कि हम किसी का अहित चाहते हैं, और जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमने महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके इसमें जी राम जी कर दिया, तो महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं, भारत के समस्त देशवासी एक राष्ट्रपिता। जी राम जी तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार मिशन की एक शॉर्ट फॉर्म वीबी जी राम जी है। अब कुछ लोगों को यदि जी राम जी पे आपत्ति है तो उनके ज्ञान विवेक के जो स्तर है उसकी सोच पर भी कई बार तरस आता है। और रही बात इसकी भी कि आपत्ति किसी विद को राम जी पे है, तो कम से कम राम और कृष्ण के देश में राम जी पे आपत्ति होने वाले से काम नहीं चलेगा। ये भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, हमारे आराध्य है, हमारे आस्था का केंद्र है। और हर सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक काम में हम लोग अपने सनातन के अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करके कामों को आगे बढ़ते हैं। और इस भारत के आराध्य भी भगवान राम है। अगर किसी को इस पे आपत्ति है तो वो करे, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है सरकार का, हम लोग इसको एक उचित पात्र को उसकी उचित मजदूरी 7 दिन के अंदर उसका भुगतान ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ इस नए कानून को हम लेकर के आए हैं। मुझे इतना ही इस संबंध में आज सरकार की ओर से आप सब के सामने विषय रखना था। कुछ आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो उस पर प्रश्न। तो आप सुन रहे थे प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह को, जो जी राम जी का क्या लाभ होगा और जो बदलाव किए गए हैं उससे क्या फायदा जो इसके लाभार्थी हैं उनको मिलेगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे थे। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।